आखिर क्यों गोवा में 14 साल बाद आज़ादी आई? 1947 में इंडिया पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था। सालाजार ने बोला था पुर्तगाल कभी गोवा से नहीं जाएगा और कुछ ही दिनों बाद उसकी फौज सरेंडर कर रही थी। एक तनासा जो मरने से पहले भी नहीं झुका। जब इंडिया ने इसे वापस लिया तो पूरी दुनिया ने कहा कि अटैक हुआ है, पर सच ये था कि इतने दिन तक मुगल का भी शासन नहीं चला था। मात्र 36 घंटे में पूरी कहानी खत्म। पोर्टुगीज एम्पायर कभी पूरी दुनिया में रूल करता था, लेकिन गोवा के बाद गायब हो गया। 1947 में इंडिया ने इसे मांगा था, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ आज़ादी मिलती नहीं है, इसे लेना पड़ता है। दोस्तों, मैं हूं अरुणोदय चौधरी, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है, जिसे आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 तो आप लोगों को याद ही होगा, जब भारत आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश चले गए थे, पंडित नेहरू ने रेड फोर्ट पर तिरंगा फहराया। पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया अब आज़ाद देश है, लेकिन असल में ये सच नहीं था। 1947 में इंडिया पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था। अब यहाँ पर होता ये है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी, यानी कि वो टेरिटरीज आज़ाद हुए जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में थी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि इंडिया में 3 ऐसी जगह थी जहाँ पर फिरंगी लोग राज कर रहे थे, जिसमें पहला था पौंडीचेरी, जहाँ पे फ्रेंच शासन था, जो कि 1954 में खत्म हुआ। दूसरा था गोवा और दमन एंड दीव, यहाँ पर पोर्तुगीज शासन था। और तीसरा कुछ छोटे छोटे कोस्टल आइलैंड थे। दोस्तों, आज मैं आपको गोवा की कहानी बताऊंगा, क्योंकि गोवा की आज़ादी सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन तक नहीं थी, इसमें सदियों का गुलामी और बहुत कुछ छुपा हुआ है। और अभी मैं जो बताने वाला हूँ, ये बात आप गोवा जाओगे तो इसे रिलेट कर पाओगे। दोस्तों, एक नॉर्मल डे में जब आप गोवा का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में बीचेज, पार्टी, सनसेट और सुकून आता है। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1961 से पहले गोवा का मतलब था डर, सेंसरशिप और बिल्कुल चुप रहना। और इस चीज़ की शुरुआत काफ़ी नॉर्मल तरीके से हुई थी। आप अगर इंडिया का मैप देखोगे तो गोवा इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे है, यानी कि अरेबियन सी के किनारे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। 20 मई 1498 को जब वास्को डा गामा नाम का एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर पहली बार इंडिया आया, जिसके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। इसने सी रूट डिस्कवर किया था यूरोप से इंडिया तक। रूट पहले से भी था, लेकिन वो मिडिल ईस्ट से था और वो काफी लंबा, खर्चीला और खतरनाक था। वास्को डा गामा ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के थ्रू डायरेक्ट रास्ता निकाला, और 2 बार फेल होने के बाद ये केरला के कप्पड़दवु, जो कि कोझिकोड जिले में है। और ये रूट इसने कैसे डिस्कवर किया, इसके पीछे भी काफी लंबी कहानी है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब डा गामा केरला पे लैंड करता है तो उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा है, ट्रेड है, गोल्ड है, और इसने सोचा कि यहाँ हमें परमानेंट बेस बनाना चाहिए। इनफैक्ट डा गामा ने जब यहाँ के स्पाइस को पुर्तगाल में ले जाकर बेचा तो उसे 200% का प्रॉफिट हुआ। और यहीं पर पुर्तगीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिसाइड किया कि हमें इंडिया में भी एक मजबूत बेस बनाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने गोवा को चुना। गोवा को चुनने के पीछे का कारण था कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, नेचुरल हार्बर था और ट्रेड रूट का सेंटर था। उस टाइम पे यहाँ से ब्लैक पेपर, कार्डमोन, सिनेमम, अरब, पर्सियात और चाइना तक जाती थी। फिर यहाँ पर 1 मार्च 1510 को अल्फांसो डे अल्बुकर्क और तिमोजी कौन था ये आपको आगे पता चलेगा, ने पोर्तुगीज फ्लीट के साथ मानवी रिवर से पणजी के किले पर आक्रमण किया और उसे जीत भी लिया, क्योंकि इनके पास बेटर नेवल पावर थी, बेटर कैनन्स थे, बेटर गन्स थे। अब यहाँ पर तिमोजी जो था वो एक कोंकणी हिंदू लीडर था, जिसने अल्बुकर्क को इन्वाइट किया था कि आप गोवा को टेक ओवर करो, क्योंकि ये लोग टर्की के रूमी ऑफिशियल और आदिल शाह के अत्याचार से उब चुके थे। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। मॉनसून और इस्माइल आदि शाह के डिप्लोमेसी, कॉन्स्पिरेसी और काउंटर अटैक के कारण अल्बुकर्क को वापस जाना पड़ा। लेकिन वो भी वापस पुर्तगाल पूरी तरीके से नहीं गया, बल्कि वो अंजीव आइलैंड पर रुका रहा और सही समय का इंतजार किया। 25 नवंबर 1510 को अल्बुकर्क ने लोकल सपोर्ट के साथ मिलकर फिर से गोवा पर हमला किया और इस बार एक मजबूत बेस बनाने में सफल रहा। और यहीं से एक काला अध्याय शुरू हो गया, जो कि 400 साल से ज्यादा तक चला। इतने टाइम तो मुगल भी नहीं चले थे जितने ये पुर्तगीज गोवा में टिके रहे। अब यहाँ पर बात यह है कि पुर्तगीज सिर्फ गोवा जीतने नहीं आए थे, बल्कि कंप्लीट सिस्टम लेके आए थे गोवा को कॉलोनी बनाने के लिए। और इस सिस्टम के थ्रू सबसे पहला काम था गोवा के डेमोग्राफी को चेंज करना। गोवा ओरिजिनली हिंदू मेजोरिटी एरिया था, फिर यहाँ पर मुस्लिम आए, फिर उसके बाद 1510 में पोर्तुगीज आए, जो कि कैथोलिक क्रिश्चियन थे, और फिर क्रिश्चियन ने क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू किया। फिर 1560 में पोर्तुगीज इंक्विजिशन गोवा में एस्टेब्लिश किया गया। यह सिस्टम इतना ब्रूटल था कि अगर कोई हिंदू या फिर मुस्लिम ओपनली अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते दिख जाए तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था, और यहाँ तक कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था। इस पीरियड में बहुत सारे मंदिर और मस्जिद तोड़े गए, लेकिन बहुत सारे चर्च बनाए गए। आज भी आप गोवा जाओगे तो आपको एक से एक पुराने चर्चेज देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड फेमस है। इस 450 साल के पीरियड में गोवा की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई। हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से घटी और क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। और ये चीज़ सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं थी। पोर्तुगीज ने अपना लैंग्वेज इम्पोज किया, और यहाँ तक कि पोर्तुगीज ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। लॉ, कल्चर, फूड, ड्रेस, फेस्टिवल सब कुछ पोर्तुगीज चलता था। बेसिकली गोवा को इंडिया का पुर्तगाल बना दिया गया, और इसे एक टाइम पर लिस्बन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा था, न्यूज़पेपर बैन था, रेडियो पर भी लिस्बन भाषा में ही न्यूज़ चलती थी।
लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट था, गोवा के लोगों ने अपना इंडियन आइडेंटिटी कभी छोड़ा ही नहीं, चाहे कितनी भी यातनाएं क्यों न झेलना पड़े। यहाँ के लोकल लोग कोंकणी भाषा बोलते रहे, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते रहे और अपने आइडेंटिटी को वापस पाने के लिए 450 सालों तक स्ट्रगल किया। आज भी जब आप गोवा जाओगे तो आपको बहुत सारी बिल्डिंग आपको ऐसी दिखेंगी जो यहाँ के डिजाइन से मेल ही नहीं खाती है। ये सारे स्ट्रक्चर उसी समय बनाए गए थे। 15 अगस्त 1947 में पूरा इंडिया आजाद हुआ, लेकिन गोवा के लिए वही बस एक नॉर्मल सा दिन था। 1954 में जब लोकल लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया, पुर्तगीज गवर्नमेंट ने इन्हें तीराकोल फोर्ट में घेर कर गोली चलवाया और इस फोर्ट को निहत्थे वॉलंटियर से वापस ले लिया। अब इस टाइम पर होता ये था कि गोवा में क्रिश्चियनिटी रिलीजन डोमिनेंट थी और यही लोग चर्च के थ्रू लोगों का ओपिनियन भी कंट्रोल करते थे। फिर 15 अगस्त 1955 में जब कुछ हजार सत्याग्रही अलग अलग जगहों से पुर्तगाली टेरिटरी में घुसना चाहे तो इन लोगों पर ओपन फायर शुरू कर दिया गया, जिसमें कि लगभग 30 लोग मरे और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। हिस्ट्री में इस घटना को मर्टायर डे के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि अपने ही आजाद देश में अपने ही लोगों को आजादी के लिए गोली खानी पड़ रही थी। उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इस घटना से काफी ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने कई बार पुर्तगाल को लेटर भी लिखा, यूएन गए, सबको बहुत समझाया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये मुद्दा बिना खून खराबे के सॉल्व हो जाए। लेकिन किसे पता था कि यहाँ पर मिलिट्री एक्शन से ही काम बनेगा। और दूसरी तरफ इनको अमेरिका, यूएन, नेटो से प्रेशर भी मिल रहा था कि आपको मिलिट्री एक्शन नहीं लेना है। लेकिन दोस्तों, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। पोर्टुगीज गोवा को कॉलोनी नहीं, उसका हिस्सा बोलते थे, लेकिन 1961 में ये पेशेंस खत्म हो गया और नेहरू जी ने डिसाइड किया कि अब हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। लेकिन दोस्तों, नेहरू जी के लिए ये डिसीजन लेना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उस समय कई एंगल से सोचना पड़ता था, जिसमें से सबसे पहला था कि नेहरू जी गांधी जी के स्टूडेंट थे, यानी कि अहिंसा में विश्वास रखते थे और उनका पूरा पॉलिटिकल आइडेंटिटी इसी चीज पर टिका हुआ था। और दूसरा फैक्टर था कि यूएन में इंडिया का इमेज एक पीसफुल नेशन का था और यहाँ पर अगर मिलिट्री एक्शन होता तो वेस्ट इसे एग्रेसर बोलते, जबकि उस टाइम पे इंडिया को इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली वेस्टर्न सपोर्ट चाहिए था, जो कि नहीं मिल पाता। और तीसरा फैक्टर था कि पाकिस्तान से रिलेशन ऑलरेडी खराब चल रहा था। नेहरू जी को डर था कि अगर गोवा पे फोकस करते हैं तो पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ कर सकता है, और इसी चक्कर में नेहरू जी ने 14 साल तक वेट किया। लेकिन 1960-61 तक सिचुएशन काफी बदल गई थी और यहाँ पर 3 चीजें हुई जो कि लिटरली गेम चेंजर हुई, जिसमें से पहला था इंडियन पब्लिक और स्पेशली यूथ, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर 14 साल हो गया, ये कौन सी डिप्लोमेसी है जिससे अभी तक हल नहीं हो रहा है। और दूसरा फैक्टर था कि सालाजार, जो इस समय पुर्तगाल का प्राइम मिनिस्टर था, उसने इंटरव्यू में बोला था कि इंडिया चाहे कितना भी भौंक ले, हम लोग गोवा नहीं छोड़ने वाले हैं। और तीसरा फैक्टर था कि उस टाइम पे पुर्तगाल के अफ्रीकन कॉलोनी जैसे कि अंगोला, मोजाम्बिक, इन सारे जगहों पर आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं पुर्तगीज थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे। और इसी मौके का फायदा इंडिया ने पूरी तरीके से उठाया। नवंबर 1961 में नेहरू जी ने आर्मी को ग्रीन सिग्नल दिया और डिफेंस मिनिस्टर वीके मेनन को कहा कि प्रिपेयर मिलिट्री फॉर एक्शन, और यहीं से ऑपरेशन विजय की प्लानिंग शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात थी। इंडिया को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना था, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं था, एक डिप्लोमेटिक चेस गेम भी था। अगर एक भी गलत कदम पड़ता तो यूएन फटकार लगाता, अमेरिका खिलाफ हो जाता और इंटरनेशनल आइसोलेशन हो जाता, जो कि हुआ भी। ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर इंडियन मिलिट्री ने फास्ट, डिसिसिव और कम से कम कैजुअलिटी वाला एक ब्रिलियंट प्लान बनाया और इसमें कई सारे स्ट्रेटजी शामिल थे, जिसमें से पहला था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, यानी कि पुर्तगाल को हिंट तक नहीं मिलना चाहिए कि हम अटैक करने वाले हैं। दूसरा था ओवरवेलमिंग फोर्स, यानी कि इतनी बड़ी फोर्स भेजना कि पुर्तगीज आर्मी सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। और तीसरा था मल्टी फ्रंट अटैक, यानी कि जमीन, समुद्र, आसमान, हर तरफ से अटैक करना। और चौथा था मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटी, यानी कि गोवा के लोग इंडियन थे और उन्हें प्रोटेक्ट करना इन लोगों की जिम्मेदारी थी। और ये स्ट्रेटजी इतनी सक्सेसफुल रही कि वो 36 घंटे इतिहास बन गई। 17 नवंबर 1961 को सुबह 5 बजे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब रेडी थे। 45,000 इंडियन ट्रूप मोबिलाइज थे। अब आप यहाँ पर सोच कर देखिए कि पुर्तगाली सेना कितनी थी, मात्र 3,000। लेकिन इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। और फिर ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ तीनों फ्रंट से। इसमें से पहला था नॉर्दर्न फ्रंट, यानी कि महाराष्ट्र के बॉर्डर से। इसमें मेजर जनरल केपी कैंडिल शामिल थे 17th इन्फेंट्री डिवीजन के साथ। ये बड़ी इन्फेंट्री सेना के साथ घंटों तक सेल्स फायर करते रहे। धीरे धीरे पोर्टुगीज डिफेंस क्रैक होने लगी, क्योंकि रेजिस्टेंस था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, और कुछ ही देर में धनु, पेरमन और मपुसा कैप्चर हो गया। दूसरा फ्रंट था कर्नाटक बॉर्डर से। यहाँ से 50th पैराशूट ब्रिगेड ने एंट्री किया। इस समय पर ये इंडिया के एलीट ट्रूप्स थे और इनका टारगेट था डबलिम एयरपोर्ट। एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर एयरपोर्ट कैप्चर हो गया तो पोर्टुगीज को कोई मदद नहीं मिल सकेगा और इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर लैंड भी कर सकती थी। और एग्जैक्टली प्लान के हिसाब से ही सब कुछ हुआ। तीसरा फ्रंट था अरेबियन सी। यहाँ पर आईएनएस मैसूर, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस राजपूत, आईएनएस बेटवा और आईएनएस 20 सबने कंप्लीट ब्लॉक कर दिया गोवा कोस्ट को। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी गोवा कोस्ट में ना आ सके और ना जा सके। यहाँ पर एयरफोर्स ने भी अपना काम पूरी सुपीरियरिटी के साथ किया। डबलिम एयरपोर्ट पर आईएफ ने एयर स्ट्राइक किया,
लेकिन पुर्तगीज फोर्स ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो एयरक्राफ्ट थी वो काफी आउटडेटेड थे। और कुछ ही घंटों के अंदर एयरपोर्ट आईएएफ के कंट्रोल के अंदर आ गया। अब यहाँ पर सारे फोर्स गोवा के अंदर घुस चुके थे, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। और एंटोनियो सिल्वा, जो कि उस समय पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे, वो अपने घर में ही था। अब इस समय पे उस गवर्नर के पास दो ऑप्शन थे। पहला, लड़ाई जारी रखे और खून खराबा और हो, और दूसरा कि वो चुपचाप सरेंडर कर दे। अब यहाँ पर सिल्वा भी गवर्नर जनरल था, कोई मूर्ख इंसान नहीं। इसने देखा कि इंडियन फोर्स काफी बड़ी संख्या में है, नेवल सपोर्ट भी है, इधर पुर्तगाली सोल्जर बहुत कम है, गन्स भी नहीं है, और हर तरफ से घिर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि लोकल्स भी इनके सपोर्ट में नहीं थे, इसलिए फाइटिंग का कोई पॉइंट भी नहीं था। अब यहाँ पर होता यह है कि 18 दिसंबर को 8:30 पर सिल्वा ने व्हाइट फ्लैग अपने घर से लहराया, जिसका साफ मतलब था सरेंडर। और यही वो पल था जब 450 सालों की गुलामी खत्म हुई। 19 दिसंबर की सुबह इंडियन ट्रूप्स पणजी में मार्च कर रहे थे। लोकल खुशी से नाच रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, हर तरफ इंडियन फ्लैग लहराया जा रहा था, जय हिंद के नारे लग रहे थे। इंडियन आर्मी ने सिल्वा और उसके 3000 सोल्जर्स के साथ फॉर्मल सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करवाया और वेपन्स भी ले लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस पूरी घटना को मात्र 36 घंटे में अंजाम दिया गया। अब आप सोच कर देखिए कि इतने देर में तो वर्ल्ड कप भी फाइनल नहीं होता, जितने देर में एक टेरिटरी को आज़ादी मिल गई, वो भी 450 सालों की गुलामी से। दोस्तों, अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस पूरे ऑपरेशन में 22 जवान शहीद हुए और लगभग 50 जवान घायल हुए। वहीं पुर्तगाल की तरफ से 31 सोल्जर मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए, और 3000 सोल्जर प्रिजनर ऑफ वार बने। अब जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तब दुनिया में देखिए कि क्या चल रहा था। यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और यहाँ पर अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा कि इंडिया हैज वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ। इसके जवाब में इंडियन एम्बेसडर वीके मेनन ने कहा कि गोवा कभी पुर्तगाल का टेरिटरी नहीं था, इसे पुर्तगाल ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा था। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने अपने जमीन को आजाद किया है। अगर कोई आपके घर को 450 साल तक कब्जा करके रखे और आप उसे वापस लो, तो ये क्या हमला होगा? दोस्तों, इस मुद्दे पर सोवियत यूनियन, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री इंडिया के सपोर्ट में थे। और इस ऑपरेशन में एक और चीज देखने को मिलता है। यूएन में नेहरू जी ने 14 साल तक इस मुद्दे को डिप्लोमेसी के थ्रू सोल्व करना चाहा, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन जैसे ही अपने जमीन को वापस लेने के लिए नेहरू जी ने मिलिट्री एक्शन लिया, सबके कान खड़े हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका, ब्रिटेन इस मुद्दे पर पुर्तगाल के साथ था, वो भी चुप रहकर। और वैसे भी आप जियो पॉलिटिक्स को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर डोमिनेंट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो और सारे कानून आपके फेवर में होंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक नॉर्मल देश हो तो सारे देश आपको रूल रेगुलेशन सिखाएंगे, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।